गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम मुद्रा अर्थव्यवस्था, मुद्रा अर्थशास्त्र में राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, भारत में राजकोषीय नीति, इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। राजकोषीय नीति का अर्थ, परिभाषा, राजकोषीय नीति की आवश्यकता एवं महत्व, राजकोषीय नीति की सीमाएं, मर्यादाएं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि राजकोषीय नीति की परिभाषा एवं अर्थ, तो राजकोषीय नीति का जो तात्पर्य है वो है सरकारी व्यय, सरकारी आय और सरकारी व्यय तथा वित्तीय प्रशासन की प्रक्रियाओं से संबंधित है। राजकोषीय नीति सरकारी आय व्यय तथा वित्तीय प्रशासन से संबंधित है। इसमें सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, बजट एवं वित्तीय प्रशासन संबंधी कई प्रकार की क्रियाएं इसमें शामिल होती है। जैसे कि इसमें आर्थर स्मिथ, जो स्मिथ के अनुसार राजकोषीय नीति वह नीति है, राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें प्रशासन अपने व्यय आय के कार्यक्रमों को राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभाव को रोकने के लिए सदा प्रयोग करती रहती है। इसमें जे.एल. हेंसन के अनुसार राजकोषीय नीति से जो ये तात्पर्य है, जो बजट के माध्यम से करारोपण को मौद्रिक नीति के सहायक के रूप में बड़ी मात्रा में प्रयुक्त करता है। बोल्डिंग इसके बारे में कहते हैं कि राजकोषीय नीति दो पक्ष में बताई जाती है। राजकोषीय नीति दो पक्षों से बताई जाती है। प्रथम है गुणात्मक पक्ष, जिसमें उन मदों को निर्धारित किया जाता है जिन पर कर लगाया जाता है, जिन करदाताओं पर कर लगाया जाता है और जिन पर सरकार द्वारा धन व्यय किया जाता है, जिन पर सरकार द्वारा धन व्यय किया जाता है। द्वितीय प्रवृत्ति ऐसी है कि परिणाम कारक पक्ष है, जिसमें सरकार की कर वसूल करने की और प्राप्त आय को व्यय करने की नीति निर्धारित करने संबंधी पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस तरह से स्मिथ, आर्थर स्मिथ, बोल्डिंग, हेंसन, इन्होंने अपने विचार राजकोषीय नीति में बताए हैं, जिसके द्वारा राजकोषीय नीति की आवश्यकता और महत्व, इसके बारे में हम अवगत कराएंगे। आधुनिक राज्यों में, दुनिया के आधुनिक देश में, आधुनिक युग में भी कहेंगे, आधुनिक देश के आधुनिक युग में राज्य की आर्थिक क्रियाओं में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। आर्थिक विकास में, आर्थिक क्रियाओं में निरंतर वृद्धि दिखाई दी जा रही है और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के साथ साथ उसका सामाजिक दायित्व बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है और राज्यों द्वारा, भिन्न भिन्न राज्यों द्वारा आर्थिक गतिविधियों, कीमत, रोजगार, आर्थिक समानताएं, ऐसी आदि मुद्दों से उचित दिशा देने तथा आर्थिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए राजकोषीय नीति की आवश्यकता किसी भी देश में आवश्यक होती है। इसके बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ कीन्स, जे.एम. कीन्स कहते हैं कि राजकोषीय नीति की सहायता से संपूर्ण अर्थशास्त्र, संपूर्ण अर्थतंत्र के स्वरूप को वांछित दिशा में
बदला जा सकता है। वांछित दिशा में अर्थव्यवस्था का स्वरूप, अर्थतंत्र का स्वरूप बदला जा सकता है और आर्थिक क्रियाओं को वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। इस नीति के द्वारा, इस प्रक्रियाओं के द्वारा, इस संबंधित प्रक्रियाओं के द्वारा सरकार अपने देश की अर्थव्यवस्था में आय, व्यय, बचत, विनियोग, उत्पादन एवं रोजगार ऐसे क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन निर्माण कर सकती है, अनुकूल परिवर्तन ला सकती है। तो इस अनुकूल परिवर्तन गतिमान करने के लिए आर्थिक प्रशासन, उस देश का आर्थिक प्रशासन प्रभावी ढंग से संकलित करने की प्रक्रिया राजकोषीय नीति द्वारा की जाती है। आर्थिक विकास की गतिशीलता और आर्थिक प्रशासन प्रभावी ढंग से करने के लिए राजकोषीय नीति द्वारा संकलित की जा सकती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि देश का आर्थिक विकास और देश की आर्थिक विकास की अवस्था को समझने के लिए राजकोषीय नीति का विशेष महत्व बतलाया जाता है। और भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र के लिए, भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र के लिए और भी इसका महत्व अनन्य साधारण दिखाई देता है, क्योंकि इन देशों में, भारत जैसे विकसनशील राष्ट्रों में पूंजी निर्माण की समस्या का समाधान निर्माण करने के लिए राजकोषीय नीति का माध्यम बड़ा संभव होने लगता है और उसकी संभाव्यता ज्यादा दिखने लगती है। इस नीति के माध्यम से भारत जैसे देश में अपने प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का पूर्ण विदोहन करने के लिए, उनका विवेकपूर्ण वितरण करने के लिए, पूंजी निर्माण करने तथा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए बड़ा सफल प्रयोग राजकोषीय नीति द्वारा किया जाता है। और इसके माध्यम से आर्थिक विकास की उचित गति निर्माण करने के लिए और दिशा प्रदान करने के लिए राजकोषीय नीति सहायता करती है, सहायक बनती है। तो राजकोषीय नीति का महत्व इस तरह से देश में दिखाई देता है। राजकोषीय नीति के उद्देश्य निम्न प्रकार के हो सकते हैं। राजकोषीय नीति के उद्देश्य जैसे कि हम कहते हैं पर्याप्त आय प्राप्त करना, ये भी एक राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है। पर्याप्त आय प्राप्त करना, देश का तीव्र आर्थिक विकास करना, देश का तीव्र आर्थिक विकास करना, साधनों का उचित आवंटन करना, भूमि, श्रम, पूंजी, संयोजन, ये इसका आवंटन उचित मात्रा में करना, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, विनिवेश, बचतें, इन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, मुद्रा प्रसार पर बड़ी मात्रा में नियंत्रण रखना, मूल्य स्थायित्व, वस्तु सेवाओं के मूल्यों में स्थायित्व लाना, स्थिरता लाना, देश का संतुलित आर्थिक विकास करना, ये भी एक राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है। देश में संतुलित आर्थिक विकास करना और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना तथा निवेश की दरों में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना या उसमें वृद्धि करना, इस तरह से राजकोषीय नीति के उद्देश्य बतलाए जाते हैं। तो राजकोषीय नीति की सीमाएं भी बतलाई जाती है। राजकोषीय नीति की सीमाएं इस तरह से बतलाई जाती है कि समन्वयित कर नीति का देश में बड़ा अभाव दिखाई देता है। किसी भी देश की जनता बेरोजगारी या सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता, इस प्रश्न से अगर उतर रही है तो समन्वयित कर नीति का उस देश में अभाव दिखाई देता है। देश के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का अभाव,
ये भी एक कारण, ये भी एक मर्यादा राजकोषीय नीति में दिखाई देती है। पूर्णतः तथा विश्वसनीय सांख्यिकीय आंकड़ों एवं सूचनाओं का अभाव, शोध प्रवृत्ति का अभाव उस स्थिति में दिखाई देता है। अमौद्रिक क्षेत्र का अभाव, अमौद्रिक क्षेत्रों का अभाव, देश की जनता में जागरूकता एवं उत्तरदायित्व का अभाव, जनता में अशिक्षितता तथा अज्ञानता का अभाव, योग्य कुशल एवं निष्ठावान सरकारी मशीनरी का अभाव, कर चोरी करने की समस्याएं, आय के साधनों का अभाव एवं देश में करदान क्षमता का निम्न स्तर, इस तरह से राजकोषीय नीति की मर्यादाएं और सीमाएं तथा समस्याएं दिखाई देती है। तो इस तरह से राजकोषीय नीति के अंग पर हम प्रकाश डालेंगे। राजकोषीय नीति के प्रमुख अंग इस प्रकार है। पहला अंग है सार्वजनिक आय नीति, सार्वजनिक आय नीति, रेवेन्यू पॉलिसी। अब विकसनशील राष्ट्रों में देखो, विकासशील देशों में सार्वजनिक आय नीति आर्थिक विकास का आधार होती है। किसी भी देश में अगर देखेंगे तो विकसनशील राष्ट्र हो या अल्प विकसित राष्ट्र, दोनों भी राष्ट्रों में देखेंगे तो सार्वजनिक आय की नीति आर्थिक विकास का एक आधार जिसमें पक्का और मजबूत दिखाई देता है, उसमें राजकोषीय नीति सबसे सफल दिखाई देती है। करारोपण नीति, करारोपण नीति में करारोपण के प्रकार, करारोपण के वर्गीकरण, करारोपण प्रक्रियाओं में कई प्रकार की बाधाएं होती है, वो बाधाओं को दूर करने के लिए, उपभोग पर नियंत्रण करने के लिए, मूल्य में स्थिरता, मूल्य स्तरों में अधिक मात्रा में स्थिरता लाने के लिए कई प्रकार की सरकारें भली मात्रा में, अधिकतम मात्रा में प्रयास करती रहती है, जिसके द्वारा पूंजी का निर्माण करना, विनियोग को बढ़ावा देना तथा विनियोग करने के योग्य आधिक्य एवं कर दान क्षमता को अधिक मात्रा में बढ़ावा देना, ये भी एक उसमें कर दान क्षमता में वृद्धि करने की प्रक्रिया राजकोषीय नीति के माध्यम से दिखाई देती है। करारोपण के कई मात्रा, करारोपण के प्रकारों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। करारोपण के प्रकारों का अध्ययन इसमें किया जाता है, जिसमें संगठित उद्योगों की संख्या अधिक मात्रा में हो। जिस देश में संगठित उद्योगों की संख्या अधिक मात्रा में बढ़ती है, वहां रोजगार का तंत्र सफल दिखाई देता है। रोजगारिता बड़ी मात्रा में, रोजगारिता की मात्रा में दिन ब दिन वृद्धि दिखाई देती है। तो बाजार अवस्था जिस पर रोजगार की मात्रा अधिक वृद्धि होती है, वह उस स्थिति में बाजार, नियंत्रित बाजार बढ़ते रहता है। और वाणिज्य तथा उद्योगों का क्षेत्र कई संस्थाओं, कई व्यक्तियों द्वारा, कई संस्थाओं द्वारा बढ़ते हुए दिखाई देता है, जिसके माध्यम से अधिकाधिक राजस्व किसी भी देश की सरकार की सरकारी संस्थाओं की यंत्रणा में राजस्व की मात्रा अधिकाधिक बढ़ती है। तो इस तरह से करारोपण के द्वारा, करारोपण की प्रक्रियाओं के द्वारा प्रगतिशील कर की प्रणाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण, ऐसी विकसनशील राष्ट्रों में या विकसित राष्ट्रों में प्रगतिशील कर प्रणाली का प्रयोग सफल होते दिखाई देता है। सार्वजनिक व्यय नीति, दूसरा जो मुद्दा है सार्वजनिक व्यय नीति, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी के बारे में अगर देखेंगे तो सरकार, किसी भी सरकार द्वारा व्यय के लिए ऐसे मदों को चुना जाता है, ऐसे मदों को चुना जाता है कि जिसके द्वारा आर्थिक विषमता, उस देश की आर्थिक विषमता एवं शोषण की बुराइयां समाप्त करने के लिए, समाज का व्यापक कल्याण करने के लिए विकसनशील राष्ट्रों के द्वारा व्यय नीति का ढांचा विकास के स्तर पर लाने के लिए निर्भर करता है। और विकास के रास्ते पर लाने के लिए निर्भर करने की प्रक्रिया सरकार की नीति, सरकारी व्यय की नीति, जिसमें सरकार की व्यय नीति अपनाई जाती है, मजबूत तरीके से
सरकारी व्यय की नीति मजबूत तरीके से अपनाई जाती है और उस देश में आधारभूत ढांचा, जैसे कि आधारभूत ढांचा जैसे शिक्षा का ढांचा, चिकित्सा का ढांचा, सामाजिक क्रियाओं का ढांचा, यानी इस पर सामाजिक विकास, जिस पर सामाजिक विकास निर्भर है, उस ढांचे को जैसे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार या वाणिज्य, व्यापार, इस प्रकार का ढांचा अर्धविकसित देशों में वे नीतियों द्वारा और सरकारी प्रशासन के माध्यम से और अत्यधिक व्यय को कमजोर करने के लिए या अत्यधिक व्यय को निम्न करने के लिए या अत्यधिक व्ययों को नियंत्रित करने के लिए मुद्रास्फीति की समस्या को भी समझना जरूरी है। ऐसे स्थिति में मुद्रास्फीति की समस्या अगर निर्माण हुई हो तो मुद्रा का अधिक व्यय उसमें करना पड़ता है, रोजगार बढ़ाना पड़ता है, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक विकास निर्माण करने के लिए पूंजी, बड़ी मात्रा में पूंजी का विदोहन करना पड़ता है। तो ये पूंजी मात्रा का विदोहन समझने के लिए सरकार को घाटे का बजट, बड़ी मात्रा में भारत जैसे विकसित राष्ट्रों में घाटों का बजट भी महत्वपूर्ण उसमें समझा जाता है। बजट घाटे की पूर्ति अतिरिक्त करारोपण के द्वारा की जाती है और अतिरिक्त कर लगाने से प्रभावी मांग और प्रभावी पूंजी निर्माण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से सार्वजनिक व्यय नीति हमारे देश में या किसी भी सरकार के नीति निर्धारण करते समय सार्वजनिक नीति को समझना बहुत जरूरी होता है। सार्वजनिक ऋण नीति भारत जैसे अर्धविकसित राष्ट्र में सरकारी प्रक्रियाओं द्वारा एक साथ विभिन्न क्रियाओं में नया विनियोग करने के लिए नई विनियोग नीति पर्याप्त मात्रा में लागू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और पूंजी की आवश्यकता को इसकी पूर्ति करने के लिए करारोपण अल्प बचतों से नहीं हो पाती, करारोपण से और अल्प बचतों से नहीं हो पाती। तो इसके लिए सरकार अपने देश में तथा विदेशी संस्थाओं और सरकारी ऋणों के द्वारा इस प्रक्रियाओं का निर्माण करना पड़ता है। ऋणों की राशि उत्पादकीय क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती है तथा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। सरकारी ऋणों का ढांचा निर्माण करके आर्थिक विकास संपन्न करने के लिए यह आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। और अविवेकपूर्ण ऐसी स्थिति में, परंतु अविवेकपूर्ण ऋण नीति से ऋण का भार सदा ही बढ़ते रहता है। इससे मुद्रास्फीति फैलने का डर ऐसी स्थिति में निर्माण होता है। अगर सार्वजनिक ऋण बड़ी मात्रा में इसका फैलाव हुआ तो मुद्रास्फीति का निर्माण बड़ी गति से उस स्थिति में निर्माण होता है। तो इस तरह सार्वजनिक ऋण नीति भी एक वर्गीकरण, एक राजकोषीय नीति का अंग माना जाता है। बजटीय नीति उसको हम बजटरी पॉलिसी कहते हैं। तो बजटरी पॉलिसी तो अर्धविकसित देश जैसे भारत देश में अगर आय, व्यय, बचत, विनियोग इत्यादि स्वरूप को निर्धारित करते समय बजट
भिन्न भिन्न स्थिति में बजट का अवलोकन करना पड़ता है और कई बार बजट बनाते समय आय व्यय बचत विनियोग वितरण इसका आधार पहले लेना पड़ता है। बजट मार्गदर्शक की भांति सरकार को सहायता करता है। ने सरकार को अगर उस वर्तमान स्थिति में सरकार को अगर आर्थिक स्थिति उस देश की आर्थिक स्थिति को समझना है तो बजट का पूर्वानुमान करना बहुत जरूरी होता है। तो केन्स उस स्थिति में केन्स ने यूरोपियन कंट्री के विकसनशील देश और विकसित देश दोनों देशों की तुलना करके सीमित क्षेत्रों में सीमित मात्रा में घाटे के बजट को बनाने का समर्थन केन्स ने भी उस दौरान किया था और इसके संदर्भ में सरकार घाटे की वित्तीय व्यवस्था की नीति निश्चित करने के लिए बड़ा जोर दिया था। वर्तमान युग में मुद्रास्फीति के भय से संतुलित बजट बनाने पर जोर दिया जा रहा है। संतुलित बजट बनाने पर बड़ी मात्रा में जोर दिया जा रहा है और असंतुलित बजट नीति को अर्थव्यवस्था के विघटन का कारण माना जाता है और माना जाना ही चाहिए। और घाटे के बजट की नीति विभिन्न देशों की परिस्थिति में विभिन्न देशों की परिस्थितियों पर या उस वातावरण के निर्मिति पर निर्भर रहती है। तो इस तरह से बजटीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग इसमें माना जाता है, राजकोषीय नीति में माना जाता है। तो सार्वजनिक व्यय, इसमें भी सार्वजनिक व्यय का भी मैं इसमें मैं रिवीजन करूंगा। सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सार्वजनिक व्यय का अर्थ, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत। तो सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो साधारण शब्दों में अगर देखेंगे तो सार्वजनिक व्यय उसका आशय सार्वजनिक सरकार, जो भी देश की सरकार हो, वो सरकार की यंत्रणा में अनुरक्षण करने के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए, देश का संरक्षण पर खर्च करने के लिए सार्वजनिक व्यय की राशि जो सरकार अपनी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार का व्यय, सार्वजनिक व्यय किया जाना आवश्यक समझा जाता है। तो सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सार्वजनिक व्यय के तत्व, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत इस प्रकार कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर, जैसे पहला लाभ का सिद्धांत, कैनन ऑफ बेनिफिट कहते उसको, कैनन ऑफ बेनिफिट, लाभ का सिद्धांत। तो लाभ का सिद्धांत इसके कैनन थ्योरी के अनुसार अगर कहेंगे, फिनले सिराज के अनुसार सार्वजनिक व्यय में जो लाभ का सिद्धांत बताया, सार्वजनिक व्यय इस ढंग से किया जाना चाहिए जिससे कि समाज को प्राप्त होने वाले जो भी लाभ है, जो भी सार्वजनिक व्ययों के माध्यम से सरकार के प्रक्रियाओं द्वारा जो लाभ, जो करों के रूप में होने वाली हानि के बराबर हो जाए, करों के रूप के होने वाले हानि के बराबर हो जाए, यानी सार्वजनिक व्यय के माध्यम से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिलना चाहिए। यानी सार्वजनिक व्यय के माध्यम से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिलना चाहिए। जैसे कि डाल्टन इसके बारे में कहते हैं कि जो डाल्टन प्रसिद्ध लोकप्रिय जो अर्थशास्त्री डाल्टन कहते हैं कि सार्वजनिक व्यय प्रत्येक देश में इस प्रकार होना चाहिए, किसी एक दिशा में तनिक सी वृद्धि होने से,
किसी भी इसमें इस दशा में सार्वजनिक व्यय प्रत्येक दशा में इस प्रकार होना चाहिए कि किसी एक दिशा में तनिक सी वृद्धि होने से समाज को प्राप्त होने वाला लाभ उस हानि के बराबर हो जाए जो कर की मात्रा में तनिक सी वृद्धि के कारण होती है और अन्य किसी स्रोतों में राजकोषीय आय या राजकीय आय भी होती है। यही राजकीय व्यय और राजकीय आय का आदर्श होना चाहिए। तो इस तरह से डॉक्टर डाल्टन का कथन इस प्रकार किया जाता है। तो लाभ का सिद्धांत इस सार्वजनिक व्ययों में लाभ का सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसके यहाँ मैं मेरा लेक्चर यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।